करो प्रेयर करो। हाँ भाई, आ गए आप लोग? गुस्से में आए हो? नाराज हो? होमवर्क? क्यों? आज क्या है? तो एक्सरसाइज 1। शांति। एक्सरसाइज 1 48, 52, 54, 61। बता रहा हूं अभी, बताते हैं अभी। एक्सरसाइज 2 का 1, 9, 9, 1 9 दोनों, 11, 24, 29, 43, 46। एक्सरसाइज 1 का 61। अरे इसमें फुल सेल का ई नॉट पूछा है। फुल सेल का ई नॉट किससे निकालते हैं? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैसे पता लगा सर आपको? ये देखो, ये क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। बच्चों ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, रिडक्शन। रिडॉक्स में 11th में आपको बताया होगा ऐसे। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया दोबारा। अच्छा, वाह यार। आज तू नहीं होता तो दिक्कत हो जाती। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना रिडक्शन। तो अच्छा मुझे बताओ, इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन। तो ये एक फुल सेल है या हाफ सेल है? फुल सेल। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब फुल सेल। और इसके लिए एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो इसका एसआरपी, तो इसका एसआरपी गिवन है 0.771 माइनस, इसका भी एसआरपी क्वेश्चन में गिवन है इतना। तो ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब तुम लोग इसको बिना मतलब डेल्टा जी से करने लग गए, एन निकालने लग गए, या कुछ को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, तो इजी था। सीधा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, फुल सेल की रिएक्शन है। तो क्या हो गया? क्यों नहीं है पॉसिबल? अभी आज पढ़ेंगे अपन वो। एक्सरसाइज 2 का 1, 1 बता देता हूँ, 9 उसके जैसा ही है। बेटा टारगेट रिएक्शन बनानी पड़ेगी इसमें।
हाँ भाई बताओ, ये मुझे किस साइड चाहिए? राइट साइड। हाँ राइट साइड है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एज इट इज रहेगी। सी यू प्लस मुझे कहाँ चाहिए? लेफ्ट, लेकिन है कहाँ? राइट साइड अपोजिट, तो माइनस इक्वेशन 2। तो ऐसा करने पे मिलेगी इक्वेशन 3। इसका n1 कितना है? दिख रहा है 2। इसका n कितना है? 1। और इसका n कितना है? 1। नाउ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? E3 नॉट इक्वल्स टू n1 E1 नॉट माइनस n2 E2 नॉट अपॉन n3। कर लोगे? अब ऐसे सेम 9th क्वेश्चन है। इसके बाद कौन सा बताया था तुमने? 29। किसी से भी निकालो बेटा, सेम ही आएगी ना। हाँ भाई, ये कितना है टोटल? +6। ये टोटल कितना है? +4। बताओ डिफरेंस। 6 - 4 2। आयोडीन से निकाल लो। ये -1 2 तो 2, ये 0। तो बेटा चेंज कितना हुआ? 0 माइनस -2 यानी 2। किसी से भी निकालो, सेम ही आ रहा है। एल्यूमिनियम वाला? एल्यूमिनियम का तो कोई, एल्यूमिनियम कहाँ गया? गोल्ड। अच्छा, सही तो है, वही तो है। अरे बेटा, एक आयरन का क्या मतलब, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? एक एल्यूमिनियम का उधर 3 था, वहां चार्ज नहीं था हमारे पास, तो पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं था Al2O3 में एल्यूमिनियम का, तो हमने फाइंड किया +3। तो वो आया एक एल्यूमिनियम का। लेकिन है कितने एल्यूमिनियम टोटल? 4। तो कितना हुआ? 12। तो ऐसे यहाँ पे किया ना बेटा, एक आयरन का +3 तो 2 का +6, एक आयरन का +2 तो 2 का +4। यहाँ मुझे दिख रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, वहां ऑक्सीडेशन नंबर गिवन नहीं था, पहले हमने उसको फाइंड किया था। तो जो एक्स मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, वो हमेशा एक एटम का आता है। इसलिए मैंने बोला कि वो एक का था तो 4 का इंटू 4 किया। यहाँ हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ यार ऑक्सीडेशन नंबर है। तो कर यहाँ पे भी वही टोटल निकाल रहे हैं, वहां पे भी हमने टोटल ही निकाला था। ठीक है। नाउ 29 के बाद 43। 43 थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। हाँ भाई देखो इधर सब, यहां से यहाँ 2 का चेंज हो रहा है, और यहां से यहाँ 3 का। बहुत इजी है यार, बैलेंस करना है बस। दोनों को बराबर लाना है, दोनों को सेम लाना है। तो पता है क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ हाँ ये ट्रिक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। बताओ, 2 × 3 6, 3 × 2 6 हो गया। तो n कितना हुआ? 6। अच्छा, अब मैंने इस 3 को इस वाली से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे भी 3 3 लगा दो। यही तो कर रहे हैं मतलब। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 हो गया बैलेंस, देख लो। +3 × 2 6, 2 × 3 6। ऐसे नेक्स्ट वाले में करते हैं, आओ। ट्रिक है ये, ट्रिक, जादू है ये। हाँ भाई इधर आओ अब। बताओ यहां से यहाँ n कितना है? 0 से 2 हो रहा है चेंज, 2। थैंक यू यार। क्रॉस करो, वही जो ऊपर बताया। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 ही रहेगा, मतलब यहाँ 1 1 ही रहेगा। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया। चेंज निकालें? बताओ, +3 × 2 6, +2 × 2 4, 6 - 4, 6 - 4 2, और यहाँ पे भी 2। तो n का वैल्यू कितना हुआ? कर दिया ना, वो लिखा नहीं इसलिए तुझे ऐसा दिखा। मैंने मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया
2 को इससे मल्टीप्लाई किया, हो गया। किसको नहीं आ रहा है समझ? इससे बढ़िया मेथड तो और अब कहां से लाऊं? ट्रिक है ये, बेस्ट मेथड है ये। ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, तो उसने बोल दिया बीच में ट्रिक। यही करना है, वो क्वेश्चन आपसे यही करवाना चाह रहा है कि बैलेंस करना है दोनों तरफ, एन चार्ज बैलेंस करना है। तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, अपने आप बैलेंस हो गया। नेक्स्ट वाली को भी देखते हैं एक बार और, देखो ये जादू। हाँ अब रुक जाओ, इसी भी क्या जल्दी है। यहाँ n की वैल्यू 3, यहाँ n की वैल्यू 1, कर दो क्रॉस। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, पर रिएक्शन को भी करना है ना, मतलब नीचे यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर भी करना है। तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कर दिया मल्टीप्लाई, नहीं तो भी कोई बोल देगा सर किया नहीं। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, खैर हमारा n तो आ चुका था, कितना 3। प्रूफ करते हैं, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 9 माइनस 6 3, और इधर 0 से 3 3। हाँ बेटा बिल्कुल सर, लिखता हूँ सर, नाराज मत हो सर, गुस्से में हो आप? नहीं, अच्छा ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट। बाकी अब जो कॉफिशिएंट हमने ऊपर लगाए थे, इसका तो 1 और इसका ये 1, इधर 3 इधर 3, तो बेटा ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। n इक्वल्स टू 3, देख लो यहाँ भी n इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, डिफरेंस 3। पर रिएक्शन क्यों लिखे हम, टाइम वेस्ट है, सब सीधा हमारा काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिएक्शन का कुछ यूज ही नहीं है, सीधा n की वैल्यू बस निकालनी है हमको। कॉमा, हाँ अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, इधर यहाँ इस बार इसने स्लैश की जगह कॉमा लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लैश भी लगा सकते हैं कॉमा भी। आप तो ये देखो सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला जो पेयर है वो एनोड है, सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला जो पेयर है वो कैथोड है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो स्लैश या कॉमा कुछ भी लगा सकते हैं। और कोई डाउट एक्सरसाइज 2 में? एक्सरसाइज 3 में? एक्सरसाइज 3 में दिया ही नहीं था। तो हाँ इसमें पीछे चल रहा है एक्चुअली, सही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लिखो स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट, लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड potential of cell depends on, electrode potential of cell depends on first nature of electrode, first nature of electrode, second concentration of solution, third temperature and pressure conditions। 3 फैक्टर पे सेल का पोटेंशियल डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हम पढ़ चुके हैं कि एनोड किसका बना होना चाहिए, कैथोड किसका बना होना चाहिए, मोर रिएक्टिव एनोड, लेस रिएक्टिव कैथोड। रिएक्टिविटी सीरीज से डिसाइड करते हैं कि कौन एनोड कौन कैथोड, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ये वही था। अब इन दोनों को हमें समझाना है कि ये दोनों पर कैसे डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोड मतलब एनोड एंड कैथोड,
ये दोनों हमें समझाएगी इक्वेशन नर्स्ट। तो एक्सप्लेन्ड बाय नर्स्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन एक्सप्लेन, ये इक्वेशन हमें समझाएगी कि सेल का पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से कैसे चेंज होता है और टेम्परेचर और प्रेशर से कैसे चेंज होता है। तो देखते हैं अभी। अच्छा 18 अप्रैल कब है? कल परसों। तो एलन के 35 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 18 अप्रैल को। तो एक नहीं, एक खुशी की बात तो है, बहुत बढ़िया। साथ में तुम लोगों के लिए एक छोटा सा कंपटीशन है, सुन लो। नहीं सुन लो, ड्राइंग कंपटीशन हो गया क्या अनाउंस? सर ने कर दिया कल अनाउंस? बस फिर तो ठीक है। अच्छा तुम्हारी क्लास कल लास्ट थी, कौन से वाले सर ने किया था? बाय वाले सर ने, एन के सर ने, फिर ठीक है। बस तो फिर आ जाओ, जब अनाउंस हो गया तो ठीक है ना, फिर आओ। चलो भाई, ये इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी क्या? अब इस इक्वेशन से हमने कल कोई इक्वेशन तो ना बनाई थी आगे, बस इक्विलिब्रियम वाली बनाई थी। तो अब देखो, बस अब बातें नहीं। डेल्टा जी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, डेल्टा जी नॉट का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको पुट किया। अब आर टी लॉग रिएक्शन कोशिएंट क्यू। व्हाट इज रिएक्शन कोशिएंट? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं माइनस एनएफ से। क्यों ऐसे ही बताओ? इसको माइनस एनएफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ई सेल। इसको माइनस एनएफ से डिवाइड, ई नॉट सेल। इसको माइनस एनएफ से डिवाइड, ये जो इक्वेशन आई है इसी को कहते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? नर्न्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज क्यू? दोबारा बताओ। एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, यहां पुट कर देता हूं मैं, अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, देखकर बताओ ई सेल बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखा है, बताओ। इसको बढ़ाओगे ऊपर वाली वैल्यू को तो माइनस है आगे, माइनस बढ़ेगा तो ई सेल घटेगा। क्या समझ आया इससे? कि नर्स्ट इक्वेशन हमें यह समझा रही है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से ई सेल कैसे चेंज होता है। अच्छा टेम्परेचर भी तो आ रहा है इसमें, तो ई सेल टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम होगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। अच्छा ऐसे रिएक्टेंट का बताओ, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं, रिएक्टेंट का बढ़ाएं तो ये पूरा टर्म कम होगा, लेकिन आगे माइनस है। ये पूरा टर्म कम और आगे माइनस, तो और कम। हाँ बस यही पूछ रहा था मैं, ई सेल ज्यादा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन? ये दोनों बातों को समझाना। प्रेशर अभी आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इन दोनों बातों को समझाती है नर्स्ट इक्वेशन। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? देखो, अगर मैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1 1 कर दूं, 1 1, तो बताओ log 1 0, तो E किसके इक्वल आ जाएगा? E नॉट SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड करते थे हम। तब हमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि तब हमने कॉन्सेंट्रेशंस को 1 1 लिया था। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने 1 लिखवाया था, अगर भूल गए हो तुम तो अगर आप स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन 1 1 ले रहे हो तो ई किसके इक्वल आ जाएगा? ई नॉट के। तो अभी तक हमारा काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके देखा तो सेल का पोटेंशियल चेंज हो रहा था। इस बात को समझाने के लिए इस इक्वेशन को बनाया गया,
ताकि हमें ये समझ आए कि जो ई सेल है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। अदरवाइज काम तो चल रहा था हमारा अभी तक। तो हमारा मेन हेडिंग अभी भी पता है क्या चल रहा है, गैल्वेनिक सेल। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है। फिर हमने उसका सेल का पोटेंशियल समझा, कैथोड माइनस एनोड। फिर हमने रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू ये समझना चाहा ये कि एनोड किसको बनना चाहिए, कैथोड किसको बनना चाहिए, कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग, कौन कैथोड, वो सब हमने समझा। फिर हमने सेल का वर्क डन निकाला, और ये भी क्या है, सेल का ही पोटेंशियल है। जो अब पूरा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वाली बात हो गई। अब हम सिर्फ कंसंट्रेशन के चेंज करने से सेल के पोटेंशियल को मेजर करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने कहीं भी कंसंट्रेशन की बात नहीं की थी क्या? क्योंकि 1 लेने पर ई नॉट के इक्वल आ रहा है, लेकिन जब चेंज कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, वही हमें कौन समझाएगी, नर्न्स इक्वेशन। तो पूरा टॉपिक लिंक है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। अच्छा, आर का वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एफ की वैल्यू मैं आपको लिखा चुका हूं 96500 कूलम। अगर हम टेम्परेचर को भी 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पुट कर दें तो क्यों ना इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू मैं आप लोगों के लिए यहाँ एक बार पुट कर दूं, तो आप लोगों को बार बार पुट नहीं करना पड़ेगा। तो बताओ, न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे लिए इजी नहीं हो जाएगा? तो ये सॉल्व करने पे ये आएगा। तो दिस इज द नर्न्स इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल्स। लेकिन इसमें एक बात माइंड में ध्यान रखनी पड़ेगी, बताओ क्या? भाई ये तो हमेशा फिक्स रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर यही वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, फिर इससे काम नहीं चलेगा। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा कभी आज तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। क्योंकि जनरली जो टेम्परेचर लेते हैं वो रूम टेम्परेचर ही लेते हैं। अगर मेंशन नहीं हुआ तब भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही मानना है। बट कभी आ जाए बाई चांस टेम्परेचर चेंज कर दे, कोई बात नहीं है हमारे पास इक्वेशन। तो पावर में कौन, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्टेंट पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब ये हो गई नर्न्स इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल, जो जनरली हम यही यूज करेंगे। 99.9% ऐसा ही होता है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, छापो। यार एक बात बताओ, ऐसी तुम लिखते रहो, बस ऐसी थोड़ी सी बात करने का मन हो गया तुमसे। तुम लोग ये बताओ, कोटा में आए क्यों थे? पढ़ने नहीं, ऐसी बात करने का मूड है या नहीं है? सेलेक्ट होने का क्या सोचा है तुमने? इस साल हो गए तो ठीक, नहीं तो है 2 3 4 साल 5 साल। एज लिमिट की तो कुछ है ही नहीं, है ना? मतलब 25 साल 30 साल तक भी होगा, हो जाओगे तो नीट का एग्जाम दे सकते हो। मतलब है ना, ये सोच रखा है ना तुमने? ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब एक मन में टारगेट है डिसाइड या नहीं कि नहीं इस साल सेलेक्ट होना ही है? तो कैसे होगी इस साल? कितने बच्चे, तुम एक बार पहले भी शायद बात हुई थी अपनी, ये पता नहीं, 21 लाख बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं 7 मई को। 21 लाख, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा आज तक किसी एग्जाम में नहीं हुआ। और जब तुम दोगे नेक्स्ट ईयर, शायद तुम नेक्स्ट ईयर दोगे ना, तब बच्चे कम हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, एकदम से बहुत बड़े हैं। 16 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, सीधा 21 लाख पहुंच गए। और अब तुम्हें पता है 650 से नीचे, 650 मार्क्स से नीचे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं बच्चों को। देख रहे हैं हम हर साल 650 से नीचे कोई अच्छा कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज तो बहुत दूर का नहीं मिलता। मतलब जनरल में हो, और आजकल जब वैसे भी जनरल SC ST OBC में ज्यादा मार्क्स का फर्क होता नहीं है, तो 650 से ऊपर अगर है तो आपको अच्छा कॉलेज या मतलब मिल जाएगा। 650 से नीचे 600 वाले 610 वाले बच्चे अचीवर में दोबारा पढ़ते हैं इस बार दिखा दूंगा, मैं ला दूंगा। तो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो तुमने कभी सोचा नहीं? सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं अंधेरे में कि ठीक है चल रहा है, काम चल रहा है, हो गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है ही सही, दोबारा पढ़ लेंगे। ऐसा सोचा है ना? कुछ भी नहीं सोचा। एक्चुअली कुछ सोचा ही नहीं हमने। ना हमने ये सोचा कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ना हमने ये सोचा कि सिलेक्शन होगा। बस हम आते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर,
चलो घर वापस आए, थोड़ा बहुत मार्केट में कोटा का माहौल अच्छा है ही, तो शाम को निकल जाते हैं, माहौल देख लेते हैं, और संडे को बहुत अच्छा रहता है, तो आज भी सर आपने वेस्ट कर दिया हमारा। नहीं तो ये ना ऐसे करते करते हैं, करते करते फिर अचीवर में मिलते हैं, फिर अचीवर में पता चलता है एक्चुअल की हाँ यार हमने कितनी बड़ी गलती करी है, कि 12th के साथ सेलेक्ट होने के चांस 99.9% होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है सिलेक्शन अभी, लेकिन हम उसको बहुत इजीली जाने दे रहे हैं कि जा हमें नहीं होना सेलेक्ट, हम तो कोटा में रहना चाहते हैं, कोटा में बहुत अच्छा लगता है। तो ये ना बातें अभी कहने में सुनने में ना थोड़ा कई बार लगता भी है क्या है यार, सर छोड़ा पढ़ाओ ना, संडे को पढ़ाया बुलाया है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। पर कभी सोचना इस बात को अकेले में, थोड़ा बहुत है ना लाइफ में, थोड़ा बहुत थोड़ा सा टेंशन लेना जरूरी होता है, थोड़ा सा सीरियस होना जरूरी होता है, कि हम क्यों आए हैं, क्या करना चाहते हैं, किस लिए हैं। और तुम MEA फेज में हो, MEA फेज का मतलब समझते हो क्या? एलन का टॉप मोस्ट फेज है ये, कितने भी कोई से भी चाहे नर्चर हो, एंथ्यूज, अचीवर, सबका सबसे टॉप फेज में पढ़ रहे हो तुम लोग, ये तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। MEA फेज में पढ़ रहे हो, जो कि एलन का सबसे टॉप मोस्ट फेज है, जिससे फर्स्ट रैंक आई है कितनी बार, ये बात पता है ना तुम्हें? नहीं पता? इस साल नहीं, पहले भी आ चुके हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जो गुड रैंक्स आती है ना वो इसी फेज से आती हैं, तो तुम उसका फायदा नहीं उठाते हो। तो बच्चों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, नहीं होगे कोई फायदा नहीं, टीचर आएगा पढ़ा के अपने चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, लॉस तुम्हारा होगा फायदा तुम्हारा होगा। तो थोड़ा सा यार सोचो इस बात को, मैं सही बता रहा हूँ, बाद में सिर्फ रिग्रेट रहता है, और उस रिग्रेट को हम बाहर आने नहीं देते, फिर अंदर ही अंदर ठीक है यार किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि हमारी तो गलती नहीं थी, हम तो पढ़ रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ तो गलती किसी और की है ना? हाँ, क्योंकि हम अपनी गलती को किसी और के ऊपर बहुत इजीली डाल देते हैं, खुद की गलती को हम कभी पहचानते ही नहीं है। तो प्लीज यार बच्चों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब एक्चुअली टाइम आ गया है कि अब हम 12th के एक मीडियम वाले उसमें आ गए ईयर में, अब अगर अब नहीं पढ़ना स्टार्ट किया ना तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। बाकी अब तुम्हें डिसाइड करना है, जबरदस्ती कोई है नहीं कि नहीं डॉक्टर बनना ही है, वो तुम्हें सोचना है। तो उसके लिए एक चीज और है कि मेंटर बनाए जाते हैं तुम लोगों के, ऐसा कहीं नहीं है जिसका फायदा भी नहीं उठाते हो तुम लोग। मेंटर का मतलब मेंटर क्यों बनाए जाते हैं, कि तुम जिस ट्रैक पे चल रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉब्लम आती है, सब कुछ है, तुम शेयर किया करो। मेंटर से नहीं तो इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी से भी शेयर करो, करा करो। क्योंकि फिर बाद में हम वास्तव में प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे साल भर मान लो तुम 10-10 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, होता है कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं खूब मेहनत कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी डायरेक्शन का पता नहीं है। क्या पता जो तुम डायरेक्शन से पढ़ रहे हो डायरेक्शन सही है गलत, तुम्हें क्या पता, तुम शायद 12th पहली बार दे रहे हो, है ना? हाँ तो फिर तुम्हें क्या पता, आगे का तुम्हें नहीं पता। तो टीचर से डिस्कस करने से, बात करने से पता चलता है कि हाँ यार मेरा डायरेक्शन गलत है। क्या पता 5 घंटे पढ़ने से भी रिजल्ट अच्छा आ जाए और एक 10 घंटे पढ़ने से नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं टीचर से बात करते रहा करो, डिस्कस करते रहा करो, सर मैं पढ़ तो खूब रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मैं इस तरह से पढ़ता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते, ये गलतियां हैं, कमियां हैं। तो डिस्कस किया करो, बात किया करो, जिस भी टीचर से तुम्हारा मन हो, लेकिन किया करो फिर, क्योंकि वही बात, ये सब चीजें अभी हमें समझ नहीं आती, इनका इंपॉर्टेंस अभी नहीं होता है। जब टाइम निकल जाता है ना फिर हमें इंपॉर्टेंस समझ आता है कि हाँ यार उस टाइम अगर सुन लिया होता हमने या फायदा उठा लिया था इस चीज का, एलन के सिस्टम का, तो मजा ही कुछ और होता। तो कुछ गलत बोल रहा हूँ? बुरा तो नहीं लग रहा? यही तो प्रॉब्लम है, बुरा नहीं लगता। जिस दिन बुरा लगने लग गया ना उस दिन तुम्हें लग जाएगा कि हाँ यार सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, हम दिखाएंगे इस बार सेलेक्ट हो गए। तो है वो बात, है ना? कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी बच्चों। हाँ भाई, और है ना, मॉड्यूल करते हो, नोट्स करते हो, मॉड्यूल नोट्स और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ये करने हैं, वो करना ही है, तुम लोग नहीं कर रहे हो तो पता नहीं। और फिर उसके बाद MEA फेस के लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं ना, माइनर मेजर क्यों मिल जाते हैं, पूरा बंच मिल जाता है, उनको सॉल्व किया करो, कोई एक्स्ट्रा बुक पे मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल नोट्स, एनसीईआरटी की क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एज बुकलेट अभी तुम्हें मिला है, इतना मटेरियल है, क्यों फालतू की कोई बुक करें। और लास्ट ईयर के MEA फेस के माइनर
टेस्ट के क्वेश्चंस करो आप, उससे आपकी बहुत सारी कमियां दूर होंगी। टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, नए क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस होगी, हमारे सिलेबस के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। चलो सर, अब आपने टाइम तो बहुत वेस्ट कर दिया। हाँ भाई, ये ग्राफ कहां से आया? y इक्वल्स टू सी प्लस, देखो y एक्सिस पे कौन? ई सेल, x एक्सिस पे ये q है ना, कौन है ये? q। तो log q को मैंने कहा लिया? x एक्सिस पे। ये कौन है? इंटरसेप्ट c, ई नॉट, ये है ई नॉट, और स्लोप -2.303 RT/NF, वो वाला लिखा है मैंने, क्योंकि ये हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये ग्राफ भी बना लो। वैसे ग्राफ यहाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी में बना हुआ है। अच्छा, सॉलिड का एक्टिव मास, बताओ, इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होता है ना? अरे बोलो। और क्यू, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0, और क्यू को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यू बिकम्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पुट करते हैं वहां पे। कल हमने सेम एज इट इज डेल्टा जी वाली के साथ किया था, आज हम उसी बात को ई नॉट की फॉर्म में और ई की फॉर्म में बात कर रहे हैं। बताओ, ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा। ये भी क्या है? नर्स्ट इक्वेशन, लेकिन कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। तो लिखो, तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये था कि फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, 12th 11th के किसी भी टॉपिक में अगर आप पढ़ रहे हो और आपको लगता है यार ये सर बता सकते हैं हमें, तो आके पूछ लिया करो यार, पूछा करो, मतलब इन्वॉल्व हो जाओ पढ़ाई में। कहीं भी कुछ लगता है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तुरंत पूछो, क्योंकि फिर पेंडिंग मत रखो। क्योंकि अभी अगर हमने पेंडिंग रख दिया ना, दिक्कत आएगी। जैसे अब इस पूरे चैप्टर में बस वो एक ही छोटा सा टॉपिक है बीच वाले जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, मैं जानता हूँ, एसआरपी, एसओपी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। उसके पहले चैप्टर में तुम्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं थे ना, आज भी नहीं आएंगे, आज भी तुम्हें बहुत ईजी लगेगा टॉपिक अब। यानी बस वो बीच का एक 2 क्लास का जो छोटा सा टॉपिक है ना, उसकी वजह से हम पूरे चैप्टर को बर्बाद या बदनाम ना करें तो अच्छा है, खराब ना करें। तो उसको भी पढ़ो, मैं हूं, मैं साथ दूंगा, तुम पढ़ो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, आके पूछो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, वो भी इजी, अच्छा लगने लग जाएगा तुम्हें। पहली बार पढ़ रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग कंफ्यूजिंग है, वो होता है, पर मिलके दूर कर लेंगे उसको। क्या हुआ? तो अब नर्स्ट इक्वेशन का यूज एक क्वेश्चन के थ्रू मैं सिखा रहा हूं, फिर बाकी आप लोगों को करना है। तो हो तैयार? कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। हाँ भाई, अब सीखो, पहले बाद में लिखना। पहला क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन का, पहले बताओ ये क्वेश्चन आपको हाफ सेल का लग रहा है या फुल सेल का? कैसे पता लगा? कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, याद है हमने कैथोड वाले में बनाया था, डेनियल सेल में। इसने सिर्फ हाफ सेल दे दिया, देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल क्या निकालना है। तो अब रिएक्शन भी किसकी लिखेंगे हम, रिडक्शन की या ऑक्सीडेशन की? रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है तो रिएक्शन भी रिडक्शन की लिखेंगे। ये रहा Cu+2, तो अब Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर सॉलिड। क्यों लिखी मैंने रिडक्शन की रिएक्शन? क्योंकि उसने पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल।
अब नर्न्स इक्वेशन E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059, बताओ n की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, अरे ये तो सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। E नॉट क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा मैं इसको 0.06 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर अभी हम एग्जैक्ट करके चल रहे हैं, अभी हम राउंड ऑफ अप्रॉक्स नहीं कर रहे हैं। 1 Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 पावर में कॉफिशिएंट, सॉल्व करते हैं, बताओ 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये 0.1 का पॉइंट ऊपर तो क्या हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1, 0.34 माइनस 0.0295 वोल्ट। बताओ अगर अगर मैं इसको भी 1 ले लेता तो 1/1 log 1 0, बताओ E किसके इक्वल आ जाता, E नॉट के। तो क्या समझ आया, ये समझ आया कि अगर स्टैंडर्ड है 1/1 है तो E नॉट के इक्वल रहता है, जो अभी तक काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, बताओ E भी चेंज हो गया, नहीं हो गया? तो दैट इज द यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। बस अब इसको माइनस कर लेंगे, तो कितना इजी है ना, एक्चुअली बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन में वैल्यू अच्छे से पुट करनी है, क्वेश्चन में पढ़ना है पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखनी है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट देखना है और वैल्यू पुट करनी है। करो। हाँ तो बताओ ये जो ई आया, ये जो ई सेल आया, ये आरपी आया या ओपी? आरपी। ये हाफ सेल का आया अभी, अब फुल सेल का? ये अभी हाफ सेल का आया है, क्यों? क्योंकि हाफ सेल है, इसका मतलब नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम हाफ सेल के लिए भी कर सकते हैं। ये माइनस करना कितना आएगा, 0.30, कितना आ रहा है, 0.315 वोल्ट। आप करोगे ना बच्चों अपने आप क्वेश्चन? तो पहले हम एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन का यूज हाफ सेल के लिए देख रहे हैं, फिर फुल सेल के लिए भी देखेंगे। ये बताओ फुल सेल या हाफ सेल? सही है। बेटा इक्विलिब्रियम में ई नॉट कैसे जीरो होता है, कल हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी जीरो होता है तो माइनस एन एफ ई सेल, तो डेल्टा जी जीरो इसलिए ई सेल भी जीरो, ई नॉट जीरो नहीं होता, ई जीरो होता है। बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी भी जीरो नहीं होता,
डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, डेल्टा जी जीरो होता है। अब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो क्यों होता है, वो थर्मो में बताया जाता है, उसके लिए थर्मो पढ़ना पड़ेगा। हाँ यार, ये बात तूने बहुत बढ़िया पकड़ी है, वेरी गुड। कुछ नहीं लगाना। चलो देखो, मुझे बताओ फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब बताओ कि आपको आरपी पूछा है या ओपी पूछा है। देखो उस क्वेश्चन में साफ बोल दिया था उसने आरपी। अच्छा, साफ साफ लिख रहा है ऑफ दिस सेल। बताओ ये सेल में आपको ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है, रिडक्शन? फिर मैंने क्या बोला था, जब कुछ स्पेसिफाई ना हो, जब कुछ पता ना चले तब आरपी मानते हैं, यहां तो पता चल रहा है। ये देखो जीरो से प्लस, ऑक्सीडेशन बोल दिया दिस सेल, यानी इस सेल, और इस सेल में क्या हो रहा है, यानी आपसे उसने ओपी पूछा है। तो क्या पूछा है उसने आपसे, ओपी। तो कोई बात नहीं, इक्वेशन अब मैं ऑक्सीडेशन की लिखूं या रिडक्शन की? जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन लिखो। ऑक्सीडेशन हो भी तो रहा है, दिख रहा है H2 से H+, या मैंने आपको शी के टाइम पे लिखवाई भी थी रिएक्शंस, इसीलिए तो वहां पे शी के टाइम पे रिएक्शंस समझाई थी कि अब काम आएंगी। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बैलेंस है क्या? बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस है, पुट करते हैं। अच्छा, ई नॉट तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं, अब क्या करें? कैसे पता लगा? शी है ये, शी का ई नॉट जीरो होता है, तो शी का ई नॉट जीरो होता है, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। बताओ एन की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। हाँ, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट कौन है इस रिएक्शन में, H+ का पावर 2। कॉफिशिएंट मत भूल जाना, हाइड्रोजन एक गैस है बच्चों, और गैस के लिए प्रेशर गिवन है। देखो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर गिवन है 2 atm, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, प्रेशर, पावर में क्या, कॉफिशिएंट। अरे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, H+ एक्वस है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन भी है, और ये बताओ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 0.1 का पावर 2। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना गिवन है, 2। अगर हाइड्रोजन का प्रेशर गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तो 1 मानते हैं, 1 मान लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। ये 10 की पावर -2 हो जाएगा अपॉन 2। सॉल्व करो ना बच्चों, बताओ ये कैसे हो जाएगा। log 10 टू दी पावर -2 माइनस log 2, log a अपॉन b, log a माइनस log b। अब ये -2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और log 2 की वैल्यू 0.30। अब कर लो यार इसको सॉल्व। सर अभी बात करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करो, कहते हैं अभी। तो माइनस माइनस प्लस में आएगा आंसर, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0295, ये हो जाएगा 2.30। बस ये मल्टीप्लाई करना है। खैर इसको तो मल्टीप्लाई कर लेना बाद में। मुझे बताओ वैल्यू पुट करना सीख गए सब? नहीं, लास्ट क्वेश्चन में उसने बोला था फाइंड आरपी ऑफ सेल, तो हमने रिएक्शन रिडक्शन के अकॉर्डिंग ली। इसमें उसने बोल दिया ऑफ दिस सेल, और दिस सेल में क्या हो रहा है हमको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखा। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, क्या, कि ये ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे प्रेशर है। सर इसकी यूनिट तो एम होती है और इसकी यूनिट एटीएम है, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि यूनिट एक जैसी होती है तो ही डिवाइड कर सकते हैं कहीं पे भी। यहाँ यूनिट एम है, यहाँ एटीएम है, या तो इसको एम में चेंज करें या इसको एटीएम में चेंज करें, तब होना चाहिए था सर, आपने तो ऐसे गलत कर दिया। नहीं बेटा, आप ये नहीं देख रहे हो, ये कौन है, लॉग। लॉग एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। अब याद दिलाता हूं तुम्हें, केमिकल इक्विलिब्रियम, नहीं क्या, उसमें एक टॉपिक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
KCKP, उसकी यूनिट्स पड़ी थी, KCKP की यूनिट पड़ी थी। हाँ, और उस साथ में शायद बताया हो या ना बताया हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं हर बताएं इसको, कि KCKP यूनिट लेस भी होता है। क्या बताया था? डेल्टा NG0, तो इसलिए वही है बेटा ये। वेरी गुड, आई लाइक इट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KCKP यूनिट लेस भी होता है, और ये बात एनसीईआरटी में गिवन है ग्रीन कलर के बड़े बॉक्स में। कैसे? कि जैसे KC ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट, पावर में कोफिशिएंट। तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, तो इसको यूनिट लेस भी ले सकते हैं। लेस लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इसको यूनिट लेस भी ले सकते हैं। कैसे? ऊपर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको 1m से डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1m, इसको भी डिवाइड करते हैं 1m से। तो m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, बचा जो भी यहाँ वैल्यू होगी सिर्फ एक नंबर बचेगा बस। मान लेते हैं ये 2 है, ये 3 है, तो बचा सिर्फ भाई ये है 2m डिवाइड किया 1m से, ये 3m डिवाइड किया 1m से, m से m कट, m से m कट, बचा सिर्फ एक नंबर। बताओ यूनिट लेस बना दिया नहीं बना दिया? तो वही चीज है। अब लॉग में आप जब वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो आप उसको यूनिट लेस करके पुट कर रहे हो, आपको नहीं करना, आप तो डायरेक्ट पुट करो। साइंटिस्ट समझा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लॉग है, लॉग के साथ जब वैल्यू पुट करते हैं तो यूनिट लेस बना के पुट करते हैं। और यूनिट लेस कैसे बनाते हैं? उनको उनके स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करके। 10⁻⁻² था ना ऊपर, हमने उसको उसके 1m से डिवाइड किया। आपको नहीं करना है, साइंटिस्ट समझा रहे हैं ऐसा कैसे हो गया। प्रेशर नीचे कितना था? 2 atm, उसको 1 atm से डिवाइड किया, atm से atm कैंसिल, m से m कैंसिल, बचा ऊपर सिर्फ एक नंबर, बचा नीचे सिर्फ एक नंबर। हाँ, अब लॉग के साथ आप नंबर्स खेल सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड बात है कि जब भी, क्योंकि लॉग के साथ कभी भी यूनिट नहीं चलेगी, क्योंकि लॉग सिर्फ एक कैलकुलेशन का जरिया है बस, इसलिए ऐसा होता है। तो ये 11वीं क्लास से ही जुड़ी हुई एक बात थी। ओके, बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे बच्चों? कौन बेटा? इसका आंसर करो ना यार, मल्टीप्लाई करना है। 0.06785, आगे आगे और बता दे यार। अच्छा नहीं, क्या करते हैं एक्वस को डेल्टा एनजी निकालने में? नहीं समझ रहा है बात, क्या बोल रहा है? नहीं, यहाँ थोड़ी ना वो कर रहे हैं, वही तो मैं समझा रहा हूँ, लॉग के साथ वैल्यू पुट कर रहे हो, तो लॉग के साथ यूनिट लेस बना के आप उसको पुट कर रहे हो। फिर बाद में बात करते हैं और। हम्म, pH इक्वल्स टू 4 ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, करो क्वेश्चन। pH equals to 4 of hydrogen electrode solution at 298 Kelvin. Find electrode potential of cell. हाँ, अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको सेल गिवन है, सेल का रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, और बोल दिया फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अब बताओ क्या करोगे? इफ नथिंग इज स्पेसिफाई अबाउट सेल और रिएक्शन और कुछ, तो उसको क्या मानते हैं? रिडक्शन। हाँ, मतलब रिडक्शन मानना है, तो अब रिडक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। करो, अब कैसे करोगे? ट्राई करो, कर सकते हो बच्चों, आप लोग बहुत पोटेंशियल है, पता है आपको। अरे सच्ची में, सच्ची में कर सकते हो आप लोग, यू कैन डू इट, है आप में वो बात। इस बार आपको रिएक्शन रिडक्शन के अकॉर्डिंग लिखनी है।
और ये पीएच दे दिया सर, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने बेटा। पीएच 4 तो H प्लस कितना 10⁻⁻⁴। अरे इतनी जल्दी क्या है तेरे को, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। जिनके आंसर प्लस में आ रहे हैं, बताओ मैंने इस बार ये रिएक्शन क्यों लिखी, क्यों लिखी रिडक्शन की रिएक्शन। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी पता ना चल रहा हो तो रिडक्शन लिख लेना एक बार, और साइड में भूल गए तुम लोग, लिख लो एक बार और। इफ नथिंग इज स्पेसिफाई अबाउट रिएक्शन देन कंसीडर इट एज रिडक्शन। लिख लो ब्रैकेट में एक बार और। इफ नथिंग इज स्पेसिफाई अबाउट रिएक्शन देन कंसीडर इट एज रिडक्शन। मानना है, आईयूपीएससी का कन्वेंशन है। अच्छा अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करे बिना मत करना। E इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट क्यों, शी का ई नॉट 0, एन की वैल्यू बताओ, बोलो यार कहाँ है टू, ये रहा लॉग। अच्छा अब हाइड्रोजन एक गैस है क्या, इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस का प्रेशर गिवन है, तो क्या मानोगे 1, और वही बात उसको यूनिट लेस करके पुट कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना, वो है स्टैंडर्ड। H प्लस का पावर 2, पावर नहीं किया था ना पुट, ये कॉफिशिएंट भूल जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक स्टेप बहुत आराम से लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं, देखो और पूछ रहा हूं तुमसे कि ध्यान दो, एक भी गलती नेगेटिव मार्किंग। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ये रहा। हाँ अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये -8 ऊपर जाकर +8, 8 आगे, तो -0.059 इंटू 4, log 10 की वैल्यू 1। बताओ यहां ब्रैकेट में इसको आरपी लिखूं या ओपी, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ नहीं पता इसलिए आरपी के अकॉर्डिंग ही हमने किया, तो आंसर भी आरपी। ये हाफ सेल का आया है या फुल सेल का, अभी हाफ सेल ही सिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ अब बताओ आंसर, -0.236 वोल्ट। आया समझ, है ना इजी, नहीं है टफ नहीं है, बस पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, और बस एक फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंक्लूजन बना देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जब आए, जब, क्योंकि है ऐसा कंक्लूजन। जरा देखो ये 4 जो है 4, ये क्वेश्चन में 4 पीएच था क्या, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm था यहाँ पे, हमने माना था, इसका मतलब ये तभी वैलिड है जब हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm हो, मतलब 1 हो, चाहे 1 बार हो या 1 atm हो, 1 हो। और जनरली यहाँ ऐसा होता है कि जब भी इस टॉपिक के क्वेश्चन में पीएच का क्वेश्चन आता है तो हाइड्रोजन का प्रेशर या जनरली 1 होता ही है, इसीलिए मैंने पहले आपको मेथड से करवाया। आपकी इच्छा है, चाहो तो इसको रटो, नहीं आपकी इच्छा है मत रटो भली, ठीक है कंक्लूजन होता है मैंने बता दिया, अगर आपको मेथड से करना है तो ज्यादा अच्छा है। अगर ओपी पूछता तो, ओपी पूछता तो इसका अपोजिट कर देंगे, तो अब हम दोनों याद रखेंगे क्या, ऊपर वाला याद रखेंगे, मैं तो कहूंगा कि याद 50-50 है, मतलब ध्यान रखो कि हाँ ऐसा होता है, कभी टाइम बचाना हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें कंडीशन छुपी हुई है, हाइड्रोजन का प्रेशर जब 1 होगा तभी। कोई डाउट, एनी प्रॉब्स, एनी दिक्कत, एनी कुछ भी। करो, POH equals to 8 of hydrogen electrode at 298 Kelvin. Find OP of cell. OP मतलब oxidation potential of cell.
अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो या चाहो तो पूरे मेथड से कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर इच्छा, श्रद्धा, भक्ति, माया, भावना। अच्छा, पीओएच दिया है 8, तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। क्यों यहाँ 14 क्यों लिया? क्योंकि रूम टेम्परेचर है, अगर 90 डिग्री सेल्सियस होता तो 12 आता। ये ध्यान रखनी है बात। नहीं तो मैंने ध्यान बोला, मैंने नहीं बोला तुझे याद नहीं है, मैं जानता हूं तुझे बहुत कुछ याद है। 14 - 8, 14 - 8 6। अब डायरेक्ट करेंगे हम तो, अभी अभी पढ़ा है इसलिए, जस्ट अभी अभी पढ़ा है इसलिए मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आंसर बताओ। 0.354, अच्छा बस, वोल्ट। हम्म। हाँ, इजी रहेगा उससे, कितने फॉर्मूले याद करेंगे वरना। पीएच इस क्वेश्चन में, इसमें पीएच कहाँ आ गया? इसमें एच प्लस कहाँ है? इसमें एच प्लस कहाँ है अभी? नहीं ना, बस। करो, अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको हाफ सेल की करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी हाफ सेल का ही है। इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स देन ई सेल ऑफ दिस चेंज। अब वापस मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में आपको क्या पता लग रहा है? आपको आरपी निकालना है या ओपी? कैसे पता लगा? उसने बोल दिया ऑफ दिस चेंज 0 से +2 ऑक्सीडेशन। तो हम रैंडमली सारी चीजें समझ रहे हैं, कब ऑक्सीडेशन कब रिडक्शन, ध्यान रखना है हमको। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। नहीं बेटा, ये मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट, यहां सिर्फ वोल्ट लिखा है मैंने। हाँ भाई, रेज योर ओन हैंड फॉर फर्स्ट ऑप्शन, फॉर सेकंड ऑप्शन, फॉर थर्ड ऑप्शन, एंड फॉर फोर्थ, एंड फॉर, देख लो सर आप। क्या है यार, डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, तो इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 100 टाइम्स हो गया। कौन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो हाँ, तो कौन नहीं होगा चेंज? ई चेंज नहीं होगा, तो फिर नर्स इक्वेशन खत्म, हटा दें उसको। नर्स इक्वेशन क्या समझाती है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से ई सेल कैसे चेंज होता है, तो अभी तक सारे क्वेश्चन के सब गलत। नहीं, बात तेरी अच्छी है, तो मेरी बात भी अच्छी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन रेज किया लड़के ने, डॉक्टर साहब ने, कि सर ई तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है आपने लिखाया था, और ई कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है।
ई इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो नर्स इक्वेशन तो यही समझा रही है कि न जो ई सेल है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गए, खत्म, गलत पढ़ा दिया सर आपने। बेटा कॉन्सेंट्रेशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सब सही चल रहा है। ई सेल भी इंटेंसिव और कॉन्सेंट्रेशन भी इंटेंसिव। कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन सी होती है? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब इंटेंसिव ही तो होती है भैया। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन मोलर मास, दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है। तो ये सब इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव इंटेंसिव पे डिपेंड कर रहा है, तो कोई गुनाह थोड़ी ना है। इसलिए सब सही चल रहा है। पर क्वेश्चन अच्छा था तेरा, आई लाइक इट। तो चलो आओ। वॉल्यूम इनिशियल का 100 टाइम्स क्यों बोला है क्वेश्चन ने? तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का अपॉन 100, ये कैसे हो गया जादू? कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 100 टाइम्स बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स घटेगा, उल्टा। अच्छा मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं 1 मान लेता हूं, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना नहीं एग्जैक्ट, बस चेंज बताना है। तो मैंने मान लिया 1 m। चलो करते हैं। E इक्वल्स टू ई नॉट, नहीं पता, 0.059। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, बताओ N2। प्रोडक्ट कौन है इस बार? Cu+2। यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों क्वेश्चन में कि वो किसके लिए पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि रिएक्शन अगर चेंज हो गई तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट चेंज हो जाएंगे। कॉपर ई नॉट -0.059/2। Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का अपॉन 100, और मैंने इनिशियल को क्या मान लिया, तो मैं लिख देता हूं log 1/100। और ये तो वैसे ही 1 होता है। log 1/100, log 10 की पावर -2, ये -2 आ जाएगा सामने, आगे सामने, -2, log 10 बचेगा, उसके वैल्यू 1, 2 से 2 कट, बताओ क्या होगा? +0.059 वोल्ट। लेकिन ऑप्शंस मिली में है सारे। बताओ वोल्ट को मिली में चेंज करने के लिए 1000 से, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आंसर आ गया। बताओ इंक्रीजेस बाय या डिक्रीजेस बाय या रिमेन सेम? डिक्रीजेस बाय। कैसे पता लगा? प्लस, अगर माइनस होता तो? ऑप्शन कहाँ है? सेकंड। अच्छा उसने ये वाला ऑप्शन कैसे दे रखा है, 60 वाला? 0.059 को अगर 0.06 ले लें, पर ठीक है यहाँ डिक्रीजेस इसलिए गलत है। आया समझ? ये क्या हो रहा है? तो फिर ये क्या आया? ओपी, एसओपी नहीं, ओपी ई, ये ओपी आया। अच्छा तुम तो ये सब छोड़े, 1/100 कैसे, क्या ये बता दो दोबारा से मुझे, बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम 100 टाइम्स तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का अपॉन 100, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन बस वही था उसमें समझने का। देखो ये सारे क्वेश्चन हाफ सेल के हो गए, मैंने आपको एक सिखाया था, बाकी आप नहीं करे ऑलमोस्ट। अब एक फुल सेल का इक्वेशन कैसे यूज करना है वो मैं सिखा देता हूं, ताकि कंफ्यूजन या गलती ना हो, फिर एक आप करना। तो मैं डेनियल सेल का ही सिखा देता हूँ, हमारा प्यारा डेनियल सेल। क्या हुआ?
क्या हुआ? मैं सिखाऊंगा वो। मैं इसलिए रुका हुआ कि कुछ बच्चे से लिख रहे हैं अभी। क्या? क्या लिखूं? क्या फाइंड करना है वो? ई सेल फाइंड करना है। चलो मैं सिखा रहा हूँ, सीखो। मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिख ली रिएक्शन। फिर उसको देखेंगे वो बैलेंस है या नहीं है। बताओ ये बैलेंस है या नहीं है। चार्ज टू टू, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ एन कितना? टू। अब किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन? सेल गिवन है, ये कैथोड, ये एनोड। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एसआरपी गिवन है कैथोड का, लेकिन इसका तो एसओपी गिवन है, तो इसको एसआरपी में चेंज करेंगे, हम बहुत सीख चुके हैं शायद। तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया ई नॉट। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ई नॉट माइनस 0.059, एन का वैल्यू 2। लॉग, बताओ प्रोडक्ट। अभी रुको, पहले ऐसे पुट करते हैं। रिएक्टेंट, ये तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, क्यों? सॉलिड है। शाबाश, ये सॉल्व करने पे 1.1 आएगा। लॉग, ठीक है, अभी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन मेरे को आपको कुछ और भी चीजें यहाँ पे समझानी है। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले नर्स इक्वेशन में समझाया था, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो ई बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो ई हो रहा था ना कुछ, वही चीज मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जो भी हो रहा था यार, रटा हुआ थोड़ी ना है। बताओ, अगर जिंक +2 बढ़ाऊंगा, देखकर बताओ, देखकर, अगर ये इंक्रीज होगा तो आगे माइनस है, तो ई सेल डिक्रीज। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो साथ साथ पढ़ लेते हैं इसको। इफ, अगर मैं इसको कम करूं, तो बताओ, अगर मैं इसको कम करूं, मैं बताता हूं, अगर इसको कम करूं तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, तो आगे माइनस है, तो माइनस बढ़ेगा तो ई सेल कम होगा। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। अगर Cu+2 को बढ़ाऊं, हाँ जी, उल्टा इसको बढ़ाऊं, तो ये पूरा टर्म घटेगा। ये घट रहा है, माइनस का मतलब भी घटना, घटना प्लस घटना। वाह, तुम तो यार। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक्चुअली आते हैं, तो इस तरह से करना है हमको। रही बात अब इस क्वेश्चन की, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ भाई बताओ। जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, Cu+2 का 0.01, पावर में कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। किसी ने किया था इसको सॉल्व? बताओ, ये 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, 10, यही तो आएगा। तो 1.1 माइनस 0.0295, बताओ आंसर। 1 पॉइंट, वाह यार, ठीक है। बताओ, अगर मैं यहां पर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1m ले लेता, तो ये पूरा जीरो, तो ई किसके इक्वल आ जाता? ई नॉट, यानी 1.1। याद है डेनियल सेल का ई नॉट 1.1 होता है। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 1m ले लें, तो ई नॉट के इक्वल आ जाएगा। दैट इज स्टैंडर्ड। और अगर चेंज कर देंगे तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन? समझ गए? तो टफ वाला मैंने करवा दिया, फुल सेल का। अब इजी आप करना है ना। कौन?
माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग सी यू प्लस 2 अपॉन सी यू। क्या कुछ गिवन होगा क्वेश्चन में? क्या मतलब? हाँ एक्चुअली तो मेथड वही है। E1 निकालते, E2 निकालते, फिर डिफरेंस निकालते, पर वो बहुत लेंथी कॉम्प्लिकेटेड है, कोई जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, हम एक्चुअली डायरेक्ट कर लिया। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। पहले E1 निकालेंगे तो Cu+2 1 लिखेंगे, मतलब नीचे 1 लगाएंगे। मैं समझ गया तुम्हारी बात। फिर E2 निकालेंगे, फिर फाइनल वाले में Cu+2 अपॉन 100 पुट करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते E2 माइनस E1। तो आंसर वही आना है लास्ट। तो हम इतना क्यों करें मेहनत? हाँ मतलब वो मान लिया अपन ने। सही है। हाँ पर एक्चुअल मेथड वही होता है, E1 निकालो, फिर E2 निकालो, फिर डिफरेंस निकालो। बहुत लेंथी हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट उसका भी वही आना है जिससे हमने किया, तो क्यों हम फालतू में कॉम्प्लिकेशन में फंसे। मान लिया हमने। सही बात है, क्योंकि ऐसा होगा जनरली, इसलिए। तभी तो मैंने बोला स्टैंडर्ड को मैंने 1 माना था, इनिशियल को 1 माना, इनिशियल को 1 माना मतलब मैंने ई को E0 मान लिया, इनिशियल वाले को। क्योंकि जब भी कोई चेंज निकालना होता है तो आप इनिशियल को 1 मान सकते हो, जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते थे, इनिशियल को 1 यानी 100% मान लेते थे। चलो अब करोगे आप एक क्वेश्चन। गुड, अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। बात सही है। तो अब करो बच्चों, थोड़ा संभल कर। इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। इसमें सारी बातें आ जाएंगी, इसमें कॉफिशिएंट, एन, एसओपी, एसआरपी, सब बातें। तो आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप, गलती नहीं होगी, और एक भी गलती अगर हो गई ना तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। बातें नहीं, क्वेश्चन। हम्म। अब है ना, आप लोग ब्रॉडकास्ट के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक के भी 2-3 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, बस उनको छोड़ के 16 क्वेश्चन दिए थे मैंने। यानी 12-13 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, आप करना उनको जरूर, प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। माइनस में आएगा आंसर या प्लस में?
प्लस में आएगा। ये मत लिखने लग जाना कोई अभी। हाँ भाई करो। हो गया। सबसे पहले ई नॉट निकालेंगे। ई नॉट कैसे निकालते हैं? एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कैथोड कौन? गोल्ड। लेकिन दोनों का एसओपी गिवन है या एसआरपी? दोनों का एसओपी गिवन है, तो दोनों को चेंज करेंगे। तो ई नॉट इक्वल्स टू एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ये कितना आएगा? 2.16 वोल्ट। इसको चेंज कर लिया, माइनस से क्या हो गया? प्लस। एसओपी का एसआरपी साइन चेंज हो गया। कैथोड गोल्ड है इसलिए ये क्लियर है। यार इसकी तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है वैसे भी। एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। नाउ ई -0.059। अब आती है बात एन की, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसकी रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। बताओ, यहां 2, यहां 3। बताओ एन कितना? 6। ये क्लियर है 6 सबको? लॉग जिंक +2 की पावर 3 अपॉन Au +3 की पावर 2। बाकी दोनों सॉलिड है, एक्टिव मास 1। पता है यहाँ एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है? कॉफिशिएंट भूल जाते हैं एग्जाम में। मत करना गलती, प्रैक्टिस से खैर हो जाती है उसी सही। इट नीड्स प्रैक्टिस। जिंक +2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? और इसका? हाँ, अब बताओ आंसर क्या हुआ? हाँ, तो ये हो गया -3, हो गया -4। तो ऊपर जाकर 10। log 10 की वैल्यू 1। हाँ, आंसर बताओ। 2.1। तो बताओ अब क्या डाउट है इसमें, किस स्टेप में प्रॉब्लम है? क्लियर है सबको? पक्का वो मत लिखना अभी हेडिंग, मना किया था मैंने। अभी पहले इस पर बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा पूछो। काटा नहीं, सॉलिड सॉलिड का एक्टिव मास 1। यहाँ है ना, ये Au है, यहाँ ये जिंक है, लेकिन इनका एक्टिव मास तो 1 1 होता है। पावर जब 1 हो गया तो 1 की पावर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। करो एक और क्वेश्चन ये वाला। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डेनियल सेल ई नॉट गिवन है आपको क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन बताई थी ना, इक्वेशन की आज। क्या बेटा? डेनियल सेल लिखती है ना, डेनियल सेल की रिएक्शन। डेनियल सेल की रिएक्शन तो याद रखनी है हमको।
अरे ये था फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन, लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आज ही तो पढ़ा था, कोई बात नहीं, आज ही पढ़ा था इसलिए याद नहीं था। ई नॉट गिवन है क्वेश्चन में आपको। एन का वैल्यू डेनियल सेल में 2, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कॉपर 2 गेन करता है। आपसे उसने पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा हाँ यार, एक और बात, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो केसी हो सकता है, केपी, केएसपी, केएच, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो खैर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। हाँ, ये इधर ये इधर। बच्चों ये सॉल्व करने पे 37.28 आ रहा होगा। ये आंसर आ गया क्या? उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, यहाँ बेस क्या है 10, इसको इधर ले जाओ एंटी लॉग, तो के इक्विलिब्रियम 10⁻37.28 आंसर आ गया। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, इसको और आगे भी ले जा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? देख लो दोनों को वापस ऐड करके ये आ रहा है, बताओ। 10⁻03 क्या 2 के इक्वल होता है? लेकिन 0.28, 0.28 0.3 से छोटा, तो 2 से थोड़ा कम 1.8 मान लो, अप्रॉक्स का साइन लगा दे, तो ये आ गया इसका आंसर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? क्या नहीं लिख सकते? -1 किसको? -1.1? कौन सा -1.1? हाँ, एंटी लॉग में बेटा, एंटी लॉग में अगर यहां माइनस होता ना, या माइनस कहाँ है, क्यों लाऊं मैं जबरदस्ती माइनस? ये प्लस वाला कैलकुलेशन है वो बेटा, तुम उसमें पहुंच गए। याद दिलाता हूँ, आयनिक नहीं, केमिकल काइनेटिक्स की बात करता हूं मैं, इधर देख। वो तो बहुत दूर हो गया, मैं तो पास की बात करता हूँ। लॉग के बाय ए, याद है माइनस कुछ आता था, तो वहां फॉर्मूले में ही आता था माइनस। तो फिर हम ऐसे करते थे, 10 की पावर मान लो ये -20.3 कुछ भी है, तो फिर हम यहाँ ऐसे करते थे -21, फिर इसको 1 में से घटाते थे। तो वो कब करते हैं, 1 में जोड़ना 1 में घटाना, जब यहाँ माइनस हो। यहाँ माइनस है ही नहीं तो क्यों करना, सीधा इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो, प्लस है, तो ये उससे बहुत इजी है। ठीक है, चलो लिखो एक छोटा सा सब हेडिंग, कॉन्सेंट्रेशन सेल। लिख लो ये सब पूरा, फिर समझाऊंगा मैं, ये पूरा लिख लो। concentration cell, same material dipped in same solution but with different concentration or pressure. Cathode and anode same, तो SRP of cathode equals to SRP of anode, so E not equals to 0। फिर अभी समझेंगे इसको। Same material dipped in same solution but with different concentration or pressure। कैथोड एंड एनोड सेम, सेम मटेरियल का मतलब क्या है कि जो कैथोड है उसी का एनोड है, मतलब एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के बने हुए हैं। देखो इधर, जिंक भी
एनोड, उधर जिंक कैथोड, मतलब एनोड कैथोड क्या है सेम, यहाँ जिंक +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ +2 से 0 रिडक्शन। तो मुझे बताओ जब एनोड कैथोड सेम है तो कैथोड का एसआरपी एनोड का एसआरपी सेम हुआ नहीं हुआ, तो ई नॉट 0 होगा नहीं होगा। तो पहली बात तो हमको यहाँ ध्यान रखनी है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल, वो सेल जिसमें एनोड कैथोड सेम मटेरियल के बने होते हैं, सेम सॉल्यूशन में डिप होते हैं, और ई नॉट इसका हमेशा 0 होगा। क्यों यार, जिंक का -0.76 होता है, तो डिफरेंस निकालोगे तो 0 ही आएगा। याद नहीं करना आपको एसआरपी किसी का, बस एक एग्जांपल। तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, दोनों की वैल्यू सेम होगी हमेशा, तो ई नॉट हमेशा यहाँ क्या होगा 0। अब यहाँ मेन क्वेश्चन ये आता है कि जब सब कुछ सेम है तो फिर ये सेल वर्क कैसे करता है। यहाँ रिएक्टिविटी का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। सर आपने तो बताया तो जो ज्यादा रिएक्टिव वो लूज करेगा, जो कम रिएक्टिव वो गेन करेगा, यहाँ तो इधर भी जिंक उधर भी जिंक, रिएक्टिविटी सेम, तो सेल वर्क कैसे करेगा, तो इस लाइन की वजह से करेगा, बट विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर में से कोई एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे देखो, नर्स इक्वेशन से समझाया जाता है इसको। बताओ प्रोडक्ट कौन रिएक्टेंट कौन, इसका प्रोडक्ट C1, इसका प्रोडक्ट जिंक 1, रिएक्टेंट ये 1, इसका रिएक्टेंट कौन C2, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट देख लो एक बार। अरे सीधा यहीं से देखो ना, इसका प्रोडक्ट ये और ये रिएक्टेंट। अच्छा ई नॉट तो क्या होगा यहाँ पे 0, एन का वैल्यू 2। अच्छा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने ये क्या कर डाला, ये क्या से क्या हो गया, देखते देखते ये क्या कर दिया मैंने, कुछ उल्टा, कुछ चेंज हो गई, इक्वेशन बदल गई, इसको उल्टा कर दिया तो माइनस से प्लस हो गया। ऐसा कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर सुविधा। बताओ इफ C1 इक्वल्स टू C2, ई सेल 0 मतलब सेल वर्क नहीं करेगा। इफ C2 ग्रेटर देन C1, ई सेल पॉजिटिव आएगा, अगर ये बड़ा तो ई सेल पॉजिटिव, तो डेल्टा G अरे स्पॉन्टेनियस, तो दैट इज द वर्किंग कंडीशन ऑफ सेल। यानी ये सेल वर्क कब करेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो और उसमें भी C2 की ज्यादा हो। बस आप इस तरह से बता सकते हो, आपको रटना कुछ नहीं है। क्वेश्चन आएगा हम तो ऐसे पुट करके देख लेंगे, नेगेटिव तो स्पॉन, पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन। इफ उल्टा बताओ, ई सेल नेगेटिव तो डेल्टा G यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल वो सेल जिसमें सेम मटेरियल सेम सॉल्यूशन सब कुछ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस होना चाहिए। अब वो किस तरह से, वो तो खैर हम नर्स इक्वेशन से समझा सकते हैं। तो नर्स इक्वेशन का एक और बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन सेल कब वर्क करेगा नहीं करेगा वो भी बता रहा है, और वो कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से ही बता रहा है। देखो ई सेल 0 तो सेल का पोटेंशियल 0, ईएमएफ ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं, मतलब सेल वर्क नहीं कर रहा। नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखा था, सॉरी यार। ठीक है सर, थैंक यू। बताओ ये भी कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या, कैसे पता लगा। सब कुछ सेम 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 सेम, कैथोड एनोड सेम बना हुआ है, तो ई नॉट इसका भी, ई नॉट तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का हमेशा 0 होगा। लेकिन अब यहाँ एक चीज, या तो ये मतलब ये P1 ये P2, मतलब कॉन्सेंट्रेशन C1 C2 और प्रेशर P1 P2।
ये भी एक एग्जांपल्स बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये भी एक। ई जीरो नहीं हुआ, ई नॉट जीरो हुआ है। तो ई नॉट जीरो होने तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। कॉन्सेंट ई सेल जीरो हो गया ना, हाँ मतलब इस पे डिपेंड कर गया ना कॉन्सेंट्रेशन पे, यही तो नर्स इक्वेशन बता रही है कि सारा खेल कॉन्सेंट्रेशन का हो रहा है। हाँ ओ, ये क्या हो गया। मान लेते हैं कुछ भी, सपोज 0.1 m, सपोज ये 2 ATM और ये लेट 10 ATM। इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाया मैंने। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इन दिस टाइप ऑफ सेल, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है नहीं है, पहले बताओ क्यों, क्योंकि H2 जीरो से H+1, H+ से, इन दिस टाइप ऑफ सेल सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नेसेसरी। वो तो मैं आपसे पूछूंगा अभी। तो पहले तो एसेशन बोल रहा हूं मैं, सॉल्ट ब्रिज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन गैल्वेनिक सेल, गलत। अब यहां समझाओ, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, ये तो समझ आ रहा है क्योंकि सेम मटेरियल सेम सॉल्यूशन में डिप है, सब कुछ बढ़िया। ई नॉट यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो, कॉन्सेंट्रेशन सेल है ये। आप तो ये वाली बात बताओ, ये लाइन कि यहाँ सॉल्ट ब्रिज नॉट नेसेसरी का मतलब, जरूर नहीं है, लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं लगाओगे तो भी यहाँ काम चल जाएगा। कौन समझाएगा। ऐसे सोचो कि सॉल्ट ब्रिज लगाना क्यों पड़ा था। एक तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए, दूसरा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल फ्लक्चुएशन आया था, आयन अलग अलग थे, आयन की स्पीड अलग अलग थी, इसलिए सॉल्ट ब्रिज में हमने सेम स्पीड वाले आयंस लिए थे। वो सब यहाँ जरूरत ही नहीं है। देखो हमने एक ही सॉल्यूशन, एक ही कंटेनर में दोनों को डिप किया हुआ है। ये वोल्ट मीटर, यहाँ HCl भरा हुआ है, और एक कंटेनर ही एक है, तो सर्किट तो कंप्लीट अपने आप हो रहा है। वहां क्या प्रॉब्लम थी, अलग अलग थे, बाहर से कनेक्ट थे, अंदर से कनेक्ट नहीं थे, यहाँ ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब एक ही है, तो सर्किट अपने आप अंदर से कंप्लीट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ है ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। अरे यहां से H2 से H+ आया, और यही H+ यहां चला गया और हाइड्रोजन बना दी। वाओ, सेम आयन एनोड से आया, और वही आयन कैथोड पे जाके H2 में कन्वर्ट हो गया। बताओ सेम आयन कंटेनर में मूव कर रहे नहीं कर रहे, तो स्पीड सेम, फ्लक्चुएशन बहुत जीरो के बराबर, तो LLJP। तो एनोड से H2 से H+ आया, देखो ये रहा, और वही H+ कैथोड पे जाकर किस में कन्वर्ट हो गया, H2। तो बताओ करंट इधर से इधर आई, देखो इधर, करंट इधर से इधर आई, और उस करंट को कैरी करके H+ ले गया कैथोड की तरफ, तो करंट भी, सर्किट कंप्लीट है, और आयन का मोशन स्पीड भी सेम, तो सब कुछ बढ़िया। लेकिन हाँ, अगर सॉल्ट ब्रिज लगा दें तो देखो लगा रखा है ऊपर, आप ऊपर वाले में देखो दो अलग अलग है, सॉल्ट ब्रिज लगा भी सकते हो और नहीं भी, वो आप पर डिपेंड करेगा। मतलब हमेशा सॉल्ट ब्रिज की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर हाँ किस में नहीं होगा सॉल्ट ब्रिज, अगर नहीं लगाना है तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन सेम होता है, तो आयंस क्या होंगे, सेम। तो यहां मैं लिख देता हूं, सेम आयंस, सो सेम स्पीड। तो लिखो इसको, ये एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है ना, तो हमने उसको समझा है। क्यों नहीं रहा, हाँ इसमें गैल्वेनिक सेल तो है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे। हाँ इसमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स नहीं है, इसमें रेडॉक्स डायरेक्ट है, पर गैल्वेनिक सेल तो है। अब इसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स नहीं, डायरेक्ट रेडॉक्स कहेंगे, क्योंकि एक ही कंटेनर में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। हाँ बेटा, पक्का, गुड क्वेश्चन।
हाइड्रोजन एनोड से H+ में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब ये H+ H2 में कन्वर्ट हो रही है, तो मुझे बता जो H2 यहां यूज हो रही थी, क्या वही H2 यहां बन रही है क्या? है, यहाँ एनोड हाइड्रोजन यूज हो रही है और यहाँ कैथोड पे हाइड्रोजन बन रही है, तो प्रेशर डिफरेंस अपने आप हो गया ना, क्योंकि जितनी यहां से ऑक्सीडाइज हो रही है क्या उतनी ही यहाँ रिड्यूस होगी, मतलब उतना ही H2 यहाँ बनेगा, नहीं ना। गैस सेम है, पर एक तरफ गैस कंज्यूम हो रही है और एक तरफ गैस फॉर्म हो रही है, तो प्रेशर तो अपने आप डिफरेंट होगा। और अगर सेम हो गया तो सेल वर्क नहीं करेगा, मतलब वो भी एक केस है। करो ना, जो कौन मना कर रहा है, ये लो। वाह व्हाट अ क्वेश्चन। ये जिंक जिंक, ये वोल्ट मीटर। अब इधर ZnSO4, इधर भी ZnSO4, एक ही कंटेनर, तो बीच में बहुत फाइन मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी ताकि हम दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या कर सके, डिफरेंट, है ना। साइंटिस्ट के पास सब जुगाड़ है। कौन? स्टार्ट कैसे होगा मतलब? वही कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से, वो हम तो रिजल्ट पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन C2 का ज्यादा था C1 से, तो वो रिएक्टिव उसकी वजह से हम ले रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, तो एक तरफ 1 m लिया, एक तरफ 2 m लिया, हम ले रहे हैं ना बाहर से डिफरेंस। तो एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो आयन ज्यादा, आयन ज्यादा तो रिडक्शन ज्यादा, वैसे, तो वो चीज है यहाँ पर। तो अब एक काम करो, इसका एक क्वेश्चन कर लो। एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सब अलग अलग कर दिए मैंने, तो आपको अच्छे से अब सिर्फ एक्चुअली वैल्यू पुट करना सीखना है, करो। ये है क्वेश्चन आपका, इसका ई सेल निकालना है, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का। अच्छा एक चीज देखो, इस वाले में मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दी, तो प्रेशर को क्या रखना पड़ा, अलग। मतलब कुछ ना कुछ तो एक अलग होना चाहिए, वरना सेल वर्क ही कैसे करेगा फिर। अब हाँ, चारों अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ला भाई मॉड्यूल देना। हाँ भाई हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन लिखते हैं पहले, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। बताओ यहाँ H2 से क्या बना रहा है ये H+, देखना एक बार बोर्ड पर।
ये वाला H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं वरना समझ नहीं आएगा कौन किसका है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ये 2 ATM, ये हो गया एनोड वाला। इधर ये वाला H प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में 10 ATM, बैलेंस करना पड़ेगा 2 2। क्लियर है? बोलो। नाउ E नॉट तो क्या होगा 0, 0.059। एन का वैल्यू बताओ। 1 कैसे है यार, 2। बैलेंस क्यों किया हमने, बैलेंस क्यों किया, एन के लिए 2। ये 0, ये ऐसे देखोगे यहां से 0 + 1 1। ये बैलेंस क्यों किया भैया, क्या कर रहे हो? शी में भी तो हमने एन निकाला था पहले, जब ये कर चुके हैं हम पहले एन निकालना, जब हमने शी समझा था। बताओ यहां से यहां कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 2 का, और यहां से यहां भी, तो एन तो 2 है भाई, ऐसे ना करो डॉक्टर्स। हाँ अब बताओ इसका प्रोडक्ट 0.1 का पावर 2, हाइड्रोजन का प्रेशर 10, रिएक्टेंट 2, और 0.01 का पावर 2। अब करो इसको सॉल्व। पावर से पावर कट जाएगा ना, नहीं? अच्छा, ये हो जाएगा 5। अच्छा ये बताओ 10 की पावर -1 का पावर 2, -2 का पावर 2, -4, -4 और -2, यानी ऊपर 5 × 10⁻²? आएगा। बैलेंस नहीं करेंगे, एटम बैलेंस नहीं करते रिएक्शन में, चार्ज कहाँ बैलेंस है? अरे ऐसे नहीं है, अरे ये एक कपल है बेटा, एक रेडॉक्स कपल ये है, एक रेडॉक्स कपल ये है, ऐसे देखना है, H2 से 2H+। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स बनाना है ना। एक ये है, तो ये हुआ 0 से +1 ऑक्सीडेशन, ये हुआ रिडक्शन। तो H2 यहां है तो यहाँ H+ बैलेंस है, फिर 2, ये H+, यहाँ H+ और यहाँ H2 नहीं ना, इसलिए बैलेंस किया। हाँ अब इसको सॉल्व। log 5 का वैल्यू 0.7, तो कर लेना है इसको। कॉन्सेंट्रेशन सेल इज एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। हाँ गैल्वेनिक सेल ही तो है। चलो भाई बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, और वो होमवर्क लिख लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, नेक्स्ट क्लास में। गैल्वेनिक सेल खत्म हो गया आज। क्या आएगा? अच्छा यहाँ प्लस आएगा, क्यों? क्या हुआ? 2 + 0.7, अगर ये दोनों सेम हो गए तो होने दो ना, तो क्या दिक्कत है? चार चीजें हैं, इन चारों में से मतलब दो चीजें, एक प्रेशर और एक कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में से किसी एक का डिफरेंस होना जरूरी है बस। ओके, तो मैंने आज आप लोगों को कुछ बातें बोली थी कि पढ़ना, कुछ भी दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना अगर लगता है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अभी बहुत साल है। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।